नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एंथोनी गिडेंस पर चर्चा करेंगे। एंथोनी गिडेंस जो हैं, ये हमारे आधुनिक सिद्धांतकार हैं। कौन है? आधुनिक सिद्धांतकार। और इनका जो संरचनाकरण का सिद्धांत है, संरचनाकरण का जो सिद्धांत है, स्ट्रक्चरेशन का जो थ्योरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो हम अभी आधुनिक सिद्धांतकारों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने मिशेल फूको को आपको पढ़ाया है। और हमारा जो पढ़ने का क्रम है, इसमें सबसे पहले हम जो आधुनिक सिद्धांतकार हैं उनके कार्य को देखते हैं, पहले उनके बारे में समझते हैं। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, ये सब थोड़ा सा बेसिक। उसके बाद इनकी किताबों पर चर्चा करते हैं, बुक्स पर चर्चा करते हैं। उसके बाद इनकी अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं कि इन्होंने समाजशास्त्र में कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जितने भी हमारे पिछले साल के क्वेश्चन हैं, PYQ, हम उनको सॉल्व कर ले। यानी कहें कि एक ही वीडियो में संपूर्ण अध्ययन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग एंथोनी गिडेंस पर चर्चा करते हैं। एंथोनी गिडेंस जो है, ये ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। कौन से समाज, कहाँ के रहने वाले थे? यानी ब्रिटिश में इन्होंने समाजशास्त्र का काम किया, ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। एंथोनी गिडेंस का जन्म 1938 में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 2021 में हुई, अभी हाल फिलहाल में ही हुई है। ठीक है। एंथोनी गिडेंस उत्तर संरचनावादी सिद्धांत है या उत्तर आधुनिक सिद्धांतकार है। एंथोनी गिडेंस को अगर हम देखें इनकी प्रमुख कृतियों में, तो पहली कृति इनकी है या पहली पुस्तक इनकी है कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। अगली पुस्तक, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं सारी जितनी भी मैंने लिखी हैं। नेक्स्ट बुक्स है पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी इन द थॉट्स ऑफ मैक्स वेबर। ये भी मैक्स वेबर पर इन्होंने लिखा है, दुर्खीम पर इन्होंने लिखा है, कार्ल मार्क्स पर इन्होंने। तो एकमात्र सिद्धांतकार ऐसे हैं जिन्होंने तीन क्लासिकल जो थ्योरिस्ट हैं उन पर लिखा, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और दुर्खीम पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा कौन सा सिद्धांतकार है जिन्होंने तीन क्लास के सिद्धांतकारों पर लेखनी की है, तो आपको आंसर लगाना है एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस की अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटी। द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है पॉजिटिविज्म एंड सोशोलॉजी। पॉजिटिविज्म एंड सोशोलॉजी। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक की अगर हम बात करें, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1976 में है। ये हमारे एंथोनी गिडेंस की वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुस्तक है, आपको याद रखना है। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड अगर पूछ ली जाए, न्यू लग गया तो एंथोनी गिडेंस, और रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है दुर्खीम। ठीक है। इन्होंने दुर्खीम के नाम से भी एक पुस्तक लिखी है, इमाइल दुर्खीम। अगली इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है स्टडीज इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। स्टडीज इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। सेंटर प्रॉब्लम इन सोशल थ्योरी। सेंटर प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक आती है द कंटेम्परेरी क्रिटिक्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। द कंटेम्परेरी क्रिटिक्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल। सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने का प्रयास करें। अगली IMP पुस्तक है, ये तो सोशोलॉजी के नाम से है तो पूछी जा सकती है, सोशोलॉजी आ ब्रीफ बट क्रिटिकल इंट्रोडक्शन। सोशोलॉजी आ ब्रीफ बट क्रिटिकल इंट्रोडक्शन। अगली पुस्तक है प्रोफाइल एंड द क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरी। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें यहां से लगी हुई हैं, हर एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं ये सारी पुस्तकें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। आधुनिकता की बात इसी पुस्तक में करते हैं। द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण सारी पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें, 1 2 3 4 5, ये हमेशा पूछी जाती हैं, मैचिंग के लिए आ जाती हैं। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ये भी एंथोनी गिडेंस की है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेंसी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेंसी, ये भी एंथोनी गिडेंस की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो एक बार हम फिर से इनकी पुस्तकों को दोहरा लेते हैं, क्योंकि इनकी जो लेखनी है
बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने 36 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं जो 22 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी हैं, यानी बहुत स्थापित सिद्धांतकार है। तो एक बार जल्दी से इनकी सारी किताबों को हम देख लेते हैं। पहली इनकी किताब है कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी इन द थॉट ऑफ मैक्स वेबर, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी, Positivism and Sociology, New Rules of Sociological Method, Emile Durkheim, Study in Social and Political Theory, Central Problem of Social Theory, A Contemporary Critics of the Historical Materialism, Sociology, A Brief but Critical Introduction, Profile and Critics in Social Theory, ये सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें यहाँ से हैं। The Constitution of Society, The Nation State and Violence, The Consequences of Modernity and Self Identity, The Transformation of Intimacy, ये सारी पुस्तकें एंथनी गिडेंस की हैं। अब एंथनी गिडेंस की अवधारणा पर बात कर लेते हैं। जब हम एंथनी गिडेंस के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इनका कॉन्सेप्ट है संरचनाकरण का, यानी स्ट्रक्चरेशन का। इस स्ट्रक्चरेशन की थ्योरी में समझने के पहले हम थोड़ा सा आपको 2 पॉइंट समझा देते हैं। जो समाजशास्त्रीय विचारक हैं ये 2 पक्षों में बटे हुए हैं, या 2 समाजशास्त्रीय विचारक 2 पक्ष हैं, या इनके 2 प्रकार के मत हैं। पहला जो मत है क्लासिकीय सिद्धांतकारों का, वो कहते हैं कि समाज ही सब कुछ है, समाज ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, समाज ही देवता है, समाज ही हर चीज के निर्धारण का, यानी हर घटना के, हर पहलू के जिसकी भी व्याख्या करते हैं उसमें सोसाइटी को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। इसमें जैसे हम बात करें कि दुर्खीम है, पार्सन्स हैं, ठीक है, ये लोग क्या है कि समाज पर बहुत बल देते हैं, क्लासिकीय सिद्धांत। जबकि दूसरा एक पक्ष है समाजशास्त्र में, इनको बृहद सिद्धांतकार कहते हैं, या बृहद दृष्टिकोण वाले सिद्धांतकार जो होते हैं, ये समाज पर बहुत ज्यादा बल। दूसरा एक पक्ष है वो व्यक्ति पर बहुत बल देते हैं, और इनको कहते हैं सूक्ष्म सिद्धांतकार। ठीक है, सूक्ष्म सिद्धांतकार। इन्होंने व्यक्ति पर बहुत ज्यादा बल दे दिया और कहा कि समाज कुछ नहीं है, व्यक्ति जैसा होगा समाज का निर्धारण वैसा होगा। अब भाई बहस का एक हो गया कि समाज महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो एंथनी गिडेंस ने कहा जितना महत्वपूर्ण समाज है उतना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। समाज वर्सेस जो व्यक्ति की डिबेट्स है इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समाज को बनाने का काम करता है और समाज द्वारा अनुमोदित नियम और साधनों के द्वारा व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को या पारस्परिक क्रियाओं को पूरा करता है। जब व्यक्ति अपनी क्रियाओं के माध्यम से समाज के नियम और संसाधनों के माध्यम से क्रिया करता है तो वो एक कर्ता बन जाता है, और व्यक्ति की यही करने की क्रिया है, समाज के संसाधनों के प्रयोग करने का जो प्रोसेस है, यही प्रक्रिया क्या है, संरचनाकरण। तो कुल मिलाके एंथनी गिडेंस बताने का प्रयास करते हैं कि समाज व्यक्ति अलग नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पक्ष हैं। आप समाज पर बल दे दोगे, व्यक्ति की उपेक्षा कर दोगे, तब भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और व्यक्ति पर बहुत महत्व दे दोगे, समाज की उपेक्षा कर दोगे, तब भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें व्यक्ति और समाज को जोड़कर पढ़ना चाहिए, एक साथ पढ़ना चाहिए। अब एंथनी गिडेंस का जो स्ट्रक्चरेशन का थ्योरी है, हम इनको थोड़ी इनकी शब्दावली में समझें। वो कहते हैं संरचनाकरण का मतलब उन नियमों और साधनों से है जिनका प्रयोग करता, यानी एक्टर, एक व्यक्ति एक्टर, जिनका प्रयोग करता, नियमों का मतलब है रूल्स, जो नीचे लिखा है रूल्स, और साधनों का मतलब है रिसोर्सेस, ठीक है। तो वो कहते हैं कि संरचनाकरण का मतलब उन रूल्स और रिसोर्सेस से है जिनका प्रयोग एक्टर, करता, यानी व्यक्ति पारस्परिक क्रियाओं के संदर्भ में करता है। यह नियम और साधन विभिन्न स्थानों और समय पर काम लिए जाते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि संरचनाकरण, जैसे हम कोई क्रिया करते हैं, तो जैसे मान के चलो कि आपसे जब कोई व्यक्ति कहीं मिलता है और वो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो आप एक नियमित साधनों के अनुसार, यानी हमें अभिवादन करना पड़ेगा। कुछ नियम है समाज में कि जब भी कोई आपसे बड़ा मिले, जब भी कोई आपसे उम्र में अधिक हो
या सम्मानीय हो तो आप उनको क्या करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, नमस्कार करेंगे या हाथ मिलाएंगे। इसी तरीके से तो किसी का अभिवादन करेंगे। तो नियम है कि जब भी कोई बड़ा मिले तो आपको अभिवादन करना है, उनका सम्मान करना है। किस तरीके से करना है, साधन क्या है, आप चरण स्पर्श कर सकते हो, नमस्कार कर सकते हो, हाथ मिला सकते हो, हाय कर सकते हो, कोई भी एक तरीका हो सकता है। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति जब इन नियमों और साधनों का प्रयोग करता है तो वो सामाजिक संरचना को बनाने का कार्य करता है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि एंथनी गिडेंस के बहुत क्वेश्चन है, हमें प्रश्नों पर भी बात करना है। तो अब बस आप इतना समझ लीजिए कि व्यक्ति और समाज अलग नहीं है, व्यक्ति अपनी क्रिया के द्वारा समाज की संरचना को बनाए रखता है और यही जो बनाए रखने की जो प्रोसेस है यही संरचनाकरण कहलाती है। नियम साधन क्या है हमने आपको बता दिया। जो समाज के नियम होते हैं ये अलिखित होते हैं, अव्यक्त होते हैं, लेकिन सब लोग इनको पालन करते हैं। संसाधन क्या है, उन नियमों को, जैसे मैंने कहा कि नियम क्या है कि जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग मिले, बड़ा हमारे टीचर मिले, कोई भी मिले तो हमें उनका अभिवादन करना चाहिए। संसाधन क्या है, किस तरीके से करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, हाय करना चाहिए, कुछ भी आप अपना सकते हैं क्योंकि ये नियम और संसाधन स्थान और समय पर काम लिए जाते हैं, यानी स्थान और समय पर ये अलग अलग हो सकते हैं। अब हमें लगता है आपको संरचनाकरण का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। आगे वो एंथनी गिडेंस की एक और अवधारणा है, वो बात करते हैं लेट मॉडर्निटी। लेट मॉडर्निटी का मतलब है जो अभी हाल फिलहाल में जो आधुनिकता आई है उसी के लिए इन्होंने लेट मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग किया। हाल फिलहाल में जो आधुनिकता आई है वही इनकी विलंबित आधुनिकता है, या इसी को पछेती आधुनिकता कहते हैं, पिछेती या पछेती आधुनिकता कहा जाता है। ठीक है। एंथनी गिडेंस का जो अगला महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो कहते हैं रिफ्लेक्स। ये 2023 जून में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से, ये सारे प्रश्न आ चुके हैं कईयों बार, अभी पिछले साल के पेपर में इसी में सॉल्व कराने वाला हूं क्वेश्चन, तो आप देखेंगे। वैसे तो इतना मैं आपको बता दूंगा कि एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप धैर्य से सुनो और प्रश्नों को जरूर लगाना मेरे साथ, क्योंकि वो आपको बहुत फायदा आने वाला है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एक एक शब्द हमारा सुनाई देगा और आपके एग्जाम में प्रश्न सही करने की संभावना बहुत बड़ी। रिफ्लेक्सिव समाज के बारे में मैंने कई बार अपनी क्लास में रिफ्लेक्सिव समाज के बारे, और बच्चे जितना भी एग्जाम देने गए हर बार रिफ्लेक्सिव समाज के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव जो सोसाइटी है, एंथनी गिडेंस आधुनिक समाज की एक विशेषता बताते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है समाज का एक जैसा चेहरा। जब समाज, चाहे आप ग्रामीण समाज हो, चाहे शहरी समाज हो, चाहे जनजातीय समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, जब ग्रामीण समाज हो, जब ये समाज अपना चेहरा आईने में देखें तो इन्हें एक सा चेहरा दिखाई दे, यानी समाज का एक सम्मत बन जाना, समाज में एक जैसी सूचनाओं का हो जाना ही एंथनी गिडेंस के अनुसार रिफ्लेक्सिविटी है। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब वो इंडिविजुअलाइजेशन से भी जोड़ते हैं। रिफ्लेक्सिविटी की बात उलरिच बेक भी करते हैं, और उलरिच बेक ने रिफ्लेक्सिविटी को इंडिविजुअलाइजेशन की प्रक्रिया बताया, व्यक्तिकरण की प्रक्रिया बताया, लेकिन एंथनी गिडेंस कहते हैं समाज का एक सम्मत हो जाना, स्वसम्मत हो जाना ही समाज का क्या है, रिफ्लेक्सिविटी। ये इसी को बस लिख गया है अलग, और कुछ नहीं। रिस्क सोसाइटी की बात एंथनी गिडेंस भी करते हैं और उलरिच बेक भी करते हैं, लेकिन एंथनी गिडेंस रिस्क सोसाइटी के लिए बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके में जागरनॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। जागरनॉट शब्द का, जागरनॉट का मतलब होता है, ये कहते हैं कि जो हमारा आधुनिक समाज है, जो हमारा आधुनिक समाज है, यह एक बहुत शक्तिशाली घोड़ा है। बहुत शक्तिशाली घोड़ा नहीं, इन्होंने इंजन शब्द का प्रयोग किया है। बहुत शक्तिशाली क्या है, एक इंजन। कहती है यह जो समाज है यह बहुत शक्तिशाली इंजन की तरह बिल्कुल सरपट दौड़ रहा है, समाज में बहुत तेज गति से दौड़ रहा है, और हम सब इस शक्तिशाली इंजन पर सवार हैं। हमें बड़ा मजा आ रहा है, नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और हम बिल्कुल आनंदित। कह रहे हैं आप सामूहिक रूप से भी इस शक्तिशाली इंजन को रोक नहीं सकते हो, कभी भी यह पलट सकता है, और जो समाज में जो भी चीजें हैं ये हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए एंथनी गिडेंस ने आधुनिक समाज को जागरनॉट शब्द के लिए प्रयोग। एंथनी गिडेंस आधुनिक समाज को रनवे सोसाइटी कहते हैं, भगोड़ा समाज कहते हैं। ठीक है, रनवे समाज, रनवे सोसाइटी।
रनवे सोसाइटी, आपको याद रखना है, यही सब दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, डुअलिटी मैं आपको बता चुका हूं, डुअलिज्म और डुअलिटी में अंतर है। डुअलिटी का मतलब होता है कि व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और समाज अलग नहीं है बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इसी को डबल हार्मेन्यूटिक्स कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है, जो डुअलिटी है इसी को एंथोनी गिडेंस अपनी भाषा में डबल हार्मेन्यूटिक्स कहते हैं, कि व्यक्ति और समाज को आप अलग नहीं करो, यही द्विविधता है, यही द्वैतता है, यही डुअलिटी है। डुअलिज्म का मतलब क्या हो जाए, डुअलिटी और डुअलिज्म में अंतर है। डुअलिज्म का मतलब है कि व्यक्ति और समाज अलग अलग है। एंथोनी गिडेंस, अब बहुत ज्यादा डीप नहीं उतरेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और अपन को कम से कम इसमें 50 प्रश्न सॉल्व करना है, और प्रश्नों पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है। ठीक, वो एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि आधुनिक समाज आइडेंटिटी क्राइसिस वाला समाज है। इस समाज में व्यक्ति के सामने पहचान का संकट। आप देखो, आधुनिक समाज में मॉडर्निटी ने क्या किया, वैश्वीकरण को बढ़ा दिया, और वैश्वीकरण ने जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी, जो सीमांत व्यक्ति था या जो बिल्कुल परंपरागत तौर पे था, तो उनके सामने एक खतरा है, उनके सामने पहचान का खतरा है। और वो कहते हैं कि इस आधुनिक समाज में, इस वैश्वीकृत समाज में व्यक्ति के सामने तात्विक सुरक्षा की कमी, ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी नहीं देता आधुनिक समाज। आधुनिक समाज ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी का मतलब है, जब एक बच्चा अपनी माँ के गोद में होता है तो उस बच्चे को हर प्रकार के खतरे से अपने आप को वो क्या करता है, कहता है कि कोई भी खतरा प्राकृतिक आएगा तो मेरी माँ मुझे बचा ले। कहते हैं ये समाज जो है एक माँ रूपी है, लेकिन यह समाज आज व्यक्ति को तात्विक सुरक्षा नहीं दे सकता। कोई भी, जब व्यक्ति आज बहुत ही असमंजस की स्थिति में, कहते हैं मार्केट ने इतने विकल्प उसके सामने उपलब्ध करवा दिए हैं कि तात्विक सुरक्षा जैसी वो अब ऐसी तात्विक सुरक्षा जैसी कोई समाज गारंटी नहीं देता। तो एंथोनी गिडेंस ने ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात की है कि ये बहुत ही रिस्क समाज है, यहाँ पर हर जगह खतरा है, ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी नहीं है, तात्विक सुरक्षा नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस का समाज है। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की बात करते हैं एंथोनी, कहते हैं पहले जो सेक्सुअलिटी का मतलब था, यहाँ पर सेक्सुअलिटी का पहले मतलब लिया जाता था प्रजननता से, कि प्रजननता क्या है। ठीक है, लेकिन कहते हैं आज जो सेक्सुअलिटी है ये प्लास्टिक सेक्सुअलिटी में बदल गई है। अब व्यक्ति के हष्ट पुष्ट शरीर पर महत्व दिया जाता है, बिल्कुल सिक्स पैक वाले शरीर पर, लंबी गर्दन और शिडॉल एकदम शरीर, जीरो फिगर शरीर की बात की जाती। तो इन्होंने प्लास्टिक सेक्सुअलिटी को जिम वाले शरीर की ओर कहते हैं। ये आधुनिक समाज की विशेषता है। पहले सेक्सुअलिटी का संदर्भ कुछ और था, आधुनिक समाज में सेक्सुअलिटी का संदर्भ बदल जो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको एंथोनी गिडेंस के बता दिए। एंथोनी गिडेंस मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो थोड़ा दोस्तों यहाँ पर धैर्य रखने की जरूरत है। एंथोनी गिडेंस आधुनिकता की जब बात करते हैं, अब ये मत सोचना कि सर बहुत गहराई में जा रहे हैं, वो जाना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, आधुनिकता का मतलब होता है, एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि आधुनिकता बहुआयामी प्रक्रिया, बहुआयामी प्रक्रिया। बहुआयामी का मतलब होता है कि आधुनिकता का कोई एक कारण नहीं है, आधुनिकता के बहुत कारण। अब देखो, आधुनिकता की जब व्याख्या की जाती है तो आधुनिकता की व्याख्या करने में दो तरीके के सिद्धांतकार हैं। एक सिद्धांतकार ऐसे हैं जो एक पक्षीय व्याख्या करते, एक पक्षीय व्याख्या करते। ये कहते हैं कि आधुनिकता, जैसे हम इमैनुअल वालेस्टीन की बात करें तो इमैनुअल वालेस्टीन ने जब आधुनिकता की व्याख्या की तो वो कहते हैं कि इसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी विश्व व्यवस्था सिद्धांत है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत ने ही आधुनिकता को जन्म दिया है, और ये विश्व व्यवस्था सिद्धांत को अंतर्निर्भरता की व्यवस्था जरूर मानते हैं, लेकिन वो उसको मतैक्यता की व्यवस्था नहीं मानते, आंतरिक तनाव की व्यवस्था मानते हैं। तो इमैनुअल वालेस्टीन का जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो एक पक्षीय आधुनिकता की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के आधार पर आधुनिकता की बात करते हैं। एक रोने जाऊ है, रोने जाऊ ने आधुनिकता की जब व्याख्या की तो उन्होंने तकनीकी तंत्र के आधार पर, और वो कहते हैं कि ये जो तकनीकी तंत्र है इसने आधुनिकता को बढ़ाया है, इसने वैश्वीकरण को जन्म दिया। कहते हैं कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, आपके पास जो कंप्यूटर है, इसने समय और स्पेस की अवधारणा को बदल दिया। अब पूरा विश्व, पूरा संसार क्या हो गया, एक है। यानी रोने जाऊ भी एक पक्षीय व्याख्या कर रहे हैं। गिलपिन ने नेशनल स्टेट, सुपर नेशन स्टेट के माध्यम से, यानी राजनीतिक कारणों के आधार पर आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण की व्याख्या की है। जबकि आधुनिकता की व्याख्या हमारे एंथोनी गिडेंस ने बहु
कार्य के रूप में की है और बहुआयामी रूप में बताई। इन्होंने कहा है कि आधुनिकता का प्रमुख लक्षण जो है वो बहुआयामी है। आधुनिकता में रिफ्लेक्सिविटी है, आधुनिकता में रिफ्लेक्सिविटी है, आधुनिकता में आप देखोगे कि रिफ्लेक्सिविटी है, आधुनिकता में असन्निहितता का कारण है, डिसएम्बेंडेड का कारण है। आधुनिकता में क्या है? असम्बेंडेडता का कारण। आधुनिक समाज जागरण और समाज है, आधुनिक समाज रनवे समाज है। ये सब बातें हमारे एंथनी गिडेंस करते हैं और कहते हैं कि आधुनिकता को बनाने के लिए कोई एक कार्य की व्याख्या की ही नहीं जा सकती। ना केवल आर्थिक आधार पर आप व्याख्या कर सकते हो, ना केवल राजनीतिक आधार पर, ना तकनीकी। आधुनिकता को बनाने के लिए ये 4 संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है, 5 संस्थाएं। क्या है? आपका कैपिटलिज्म है, आपका कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, आपका उद्योगवाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण, आपका निगरानी समाज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और इंफॉर्मेशन एंड नेशन स्टेट की जो अवधारणा है इसने मॉडर्निटी को जन्म दिया है और मिलिट्री पावर ने मॉडर्निटी। तो दोस्तों यहां से यूजीसी नेट 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है जून में। ठीक है, इस पीडीएफ से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पिछले एग्जाम में। तो मॉडर्निटी की बात कहते हैं, मॉडर्निटी बहुआयामी है। ये सब बात कौन कर रहा है? एंथनी गिडेंस कर रहा है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर तेज वीडियो हो रहा है तो आप पॉज करके इसको नोट्स भी बनाते चले साथ में। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एंथनी गिडेंस 7 प्रकार के समाज की बात करते हैं। एंथनी गिडेंस कितने प्रकार के समाज की बात करते हैं? 7 प्रकार। सबसे पहले वो बताते हैं कि हमारे पास शिकारी समाज है, हंटिंग समाज। सबसे पहले शिकारी समाज, और शिकारी समाज के बाद हमारे पास एग्रेरियन यानी कृषक समाज आया, और कृषक समाज के बाद हमारे पास पशुचारी समाज आया। पशुचारी समाज के बाद आपके पास परंपरागत, और हम इसको कहेंगे परंपरागत या सभ्यतागत समाज है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम दुनिया, द्वितीय दुनिया और तीसरे दुनिया की वो बात करते हैं। तो एंथनी गिडेंस ने 7 प्रकार के समाजों की बात की है। अब एंथनी गिडेंस के थोड़े ये मेरे क्लास नोट्स हैं। एंथनी गिडेंस ने 31 पुस्तकों से अधिक लिखी हैं जो 22 भाषा में अनुमोदित हो चुकी हैं या इनका ट्रांसलेट हो चुका है। एंथनी गिडेंस के अगर हम विचारों को बांटेंगे तो 1970 से 1980 और 1980 के बाद, 1980 के बाद जब एंथनी गिडेंस लिखते हैं तो वो आधुनिकता के बारे में, मॉडर्निटी के बारे में बहुत ज्यादा लिखते हैं। जबकि 70 से 80 के बीच एंथनी गिडेंस का जो पूरा विचार था वो विचार संरचनाकरण पर था, और वो क्या है कि समाज और क्रिया को जोड़ना चाहते थे। तो ये सब एंथनी गिडेंस का है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इसको पढ़ लेना, क्योंकि वो सारी चीजें मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया हूं जो इसमें लिखी है। वही सब चीजें हैं, संरचनाकरण, टाइम और स्पेस, देखो वही सब मैंने आपको, प्रणाम, हाथ मिलाना, शादी, गिफ्ट, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, डुअलिटी एंड डुअलिज्म में अंतर भी बता चुका हूं। डुअलिटी का मतलब होता है कि व्यक्ति और समाज अलग अलग नहीं है, जबकि डुअलिज्म का मतलब होता है समाज और व्यक्ति दोनों अलग है, कर्ता और संरचना अलग है। आधुनिकता की बात एंथनी गिडेंस ने नेशन स्टेट एंड वायलेंस 1985 में की है, और आधुनिकता के लिए वो निम्न संस्थाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। मैं आपको ऊपर बता के आया हूं 6 संस्थाएं। ठीक है, देखो इसमें इन्होंने लिखा पूंजीवाद, उद्योगवाद, राष्ट्रराज, औद्योगिकृत, ये गलत लिख के आया, औद्योगिकृत युद्ध नहीं है, बाकी 6 संस्थाएं। ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पर। देखिए कैपिटलिज्म की वो बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, सर्वलाइन सोसाइटी की बात करते हैं, नेशन स्टेट एंड मिलिट्री पावर की वो बात करते हैं। ये संस्थाएं आधुनिकीकरण को जन्म देती हैं क्योंकि उन्होंने आधुनिकीकरण को बहुआयामी माना है। एंथनी गिडेंस ने आधुनिकता के निम्न लक्षणों की बात की है कि आधुनिकता के ये लक्षण है, कौन से? कि समय और स्थान की अवधारणा इसमें महत्वपूर्ण है, समय और स्थान की अवधारणा इसमें महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था के विस्तृत संबंध है, आधुनिकता के ये लक्षण है। आधुनिक समाज स्वसम्मत समाज है, रिफ्लेक्सिव समाज है। आधुनिक समाज में तात्विक सुरक्षा नहीं है, आधुनिक समाज में क्या है? तात्विक सुरक्षा का अभाव है। आधुनिक समाज में आइडेंटिटी क्राइसिस है, प्लास्टिक कामुकता इसकी मुख्य विशेषता है आधुनिक समाज की। लेट मॉडर्निटी की बात करते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, यानी अभी हाल फिलहाल में आई हुई आधुनिकता को, और उन्होंने आधुनिक समाज के लिए जागरनॉट समाज का शब्द का प्रयोग किया है। एंथनी गिडेंस सब समूहों का वर्गीकरण करते हैं तो वो अनुवांशिकता के आधार पर एक समूह बताते हैं। ये आईएमपी क्वेश्चन लगाइए, रिपीटेड आया हुआ क्वेश्चन है। समूहों का वर्गीकरण वो अनुवांशिकता के आधार पर करते हैं और समागम के आधार पर करते हैं। ये 7 प्रकार के समाज में आपको बता के आया हूं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप पढ़ लेना। अब हम एंथनी गिडेंस पर आए हुए सारे प्रश्नों की बात कर लेते हैं
क्योंकि ये आपके लिए यहाँ से महत्वपूर्ण होने वाला है। ऊपर वाला वीडियो तो महत्वपूर्ण था ही, अब जो हमने पढ़ा है उसको देखते हैं क्या वो काम का था या नहीं था। 20वीं शताब्दी का पहला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के क्लासिकी प्रथा के समाजशास्त्री एक वाद विवाद में कार्ल मार्क्स के भूत के साथ सम्मिलित। देखो ये कथन है, और इस प्रकार का कथन किसने कहा है? एंथनी गिडेंस ने। एंथनी गिडेंस ने कहा कि 20वीं शताब्दी के जो क्लासिकी सिद्धांतकार थे वो कार्ल मार्क्स के भूत के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। तो ये कथन है, तो ये कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, उन्होंने किसी किताब में कहा होगा, सीधा पूछ लिया गया। तो आपको याद रखना है यह कथन किसका है? एंथनी गिडेंस का। अब देखिए, एक लेखक ने समाज को एक समान होने की, यानी अब एक समान होने की चेतना से अंतर, यानी रिफ्लेक्सिव समाज की बात किसने की है? तो रिफ्लेक्सिव समाज की बात अभी आप पढ़ के आए हो, एंथनी गिडेंस ने की है। किसने आधुनिकता को उन्नत अवस्था का वर्णन करते हुए जागरनॉट शब्द का प्रयोग किया है? आप पहचान जाओगे किसने किया है, बोलो। एंथनी गिडेंस ने किया है। स्ट्रक्चरेशन के सिद्धांत में, अपने संरचनाकरण के सिद्धांत में एजेंसी और संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया? आपको पता है, एंथनी गिडेंस ने। मैं सब आपको पढ़ा के आया हूं। गिडेंस का सोक्रल सिद्धांत यानी डबल हर्मेनेटिक्स की बात कौन करते हैं? दोहरा व्याख्यान यानी कहते हैं कि एजेंसी और एक्टर अलग नहीं है, बल्कि एजेंसी और एक्टर एक दूसरे को बनाने में सहायता करते हैं। संरचनाकरण का सिद्धांत में नियम और रिसोर्स वाला मैं आपको सबसे पहले पढ़ा के आया हूं। गिडेंस ने अपनी क्षेत्रता की, ये सारे आसान क्वेश्चन है, तो दोहरी व्याख्या डबल हर्मेनेटिक्स में आपको बता के आया। गिडेंस की क्षेत्रीयता की संकल्पना में शामिल है। क्षेत्रीयता की संकल्पना में वो कहते हैं कि संबंधों का जन्म समय के ही नहीं स्थान के पार होता है, क्योंकि गिडेंस आधुनिक सिद्धांतकार हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रीयता जो है इसमें समय और स्थान का कोई महत्व नहीं रहता। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी पहले सबसे पहले बता के आया हूं इस पुस्तक को। ये किसकी है? एंथनी गिडेंस की है। ये योगेंद्र सिंह की है, और ये फ्रांसिस फुकुयामा द एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा, योगेंद्र सिंह बात करते हैं मॉडर्निटी इन इंडियन ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्निटी की बात करते हैं योगेंद्र सिंह, ठीक है। अब एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना क्या है? एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना क्या है? अभिनेता के व्यवहार एवं प्रतिमान मूलक नहीं, अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और साधन। बस दिख गया ना आपको, रूल्स एंड रिसोर्स। यही बात कौन करता है? एंथनी गिडेंस करते हैं। एंथनी गिडेंस ने 3 प्रकार के नियमों और साधनों और तदनुरूप प्रक्रियाओं की व्याख्या की है, जिसमें से मेल नहीं। देखो भाई, नियामक यानी रेगुलेशन कब होगा? जब आपके पास वैधीकरण होगा, यानी आपके पास लेजिटिमेशन होगा, तभी तो आप नियम बनाए। नियम है, वैधता है कि आपको बड़े के पैर छूना चाहिए। वैधता है कि एक पति के पत्नी के साथ जो नियम है कैसे होना चाहिए, एक पिता के बेटी के साथ संबंध कैसे होना चाहिए, एक पिता के अपनी माँ के साथ, एक पुरुष के अपनी माँ के साथ कैसे, ये सब नियम है, क्योंकि इन नियमों को वैधीकरण प्राप्त है। तो वो नियम और साधनों के जो नियामक की बात करते हैं उसमें वैधीकरण होती है। व्याख्या आप करते हो तो उसका कुछ अर्थ होता है, मैं आपको व्याख्या कर रहा हूं तो व्याख्या का अर्थ है। और जब आप प्राधिकार की बात करते हो तो उसमें प्रभुत्व होना चाहिए। अब आप मिला लेना, ए का दूसरा हो गया, बी का तीसरा हो गया, बस ये आंसर आपका डी हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव समाज की बात कौन करता है? एंथनी गिडेंस की रिफ्लेक्सिविटी से क्या अभिप्राय है? अरे ये तो आप वैसे ही उड़ा दोगे प्रश्न, अब तो आसान हो गए हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार अपने, यानी एक सम्मत समाज का बन जाना। जब समाज अपना चेहरा देखे बार बार समाज में, वो कैसा दिखाई देता है? एक सा दिखाई देता है। और इस प्रकार की बात कौन करते हैं? एंथनी गिडेंस करते हैं। तो एंथनी गिडेंस ने रिफ्लेक्सिव समाज की बात की है, एंथनी गिडेंस ने जागरनॉट की बात की है, एंथनी गिडेंस ने रनवे समाज की बात की है। एंथनी गिडेंस 7 प्रकार के समाज बताते हैं, आधुनिकीकरण की संस्थाओं की चर्चा करते हैं। ये सब एंथनी गिडेंस के ही तो विचार है। किसने वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के गहनीकरण के रूप में वर्णित किया, जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक स्थान पर होने वाली घटनाएं। अरे भाई, ये सब वैश्वीकरण की बात कौन कर रहा है? एंथनी गिडेंस कर। अपने स्ट्रक्चरेशन के सिद्धांत में
प्राथमिक, एंथोनी गिडेंस ने स्ट्रक्चरेशन के सिद्धांत में किसको प्राथमिकता दी? तो आपको याद रहे एंथोनी गिडेंस ने ना संरचना को प्राथमिकता दी, ना एजेंसी को प्राथमिकता दी, ना दोनों को प्राथमिकता दी। उन्होंने किसी को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि कहा कि दोनों जरूरी है, किसी एक को प्राथमिकता नहीं दी। ठीक है, वो प्राथमिकता नहीं देते। ठीक, कहते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर है और दोनों क्या है, संरचना को बनाए। जितनी महत्वपूर्ण संरचना है उतनी ही महत्वपूर्ण एजेंसी, उतना ही महत्वपूर्ण करता है जितनी महत्वपूर्ण आपकी संरचना है। किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानव जीवन, समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है? एंथोनी गिडेंस। ठीक है, बॉर्डर्स पावर कंटेनर्स को आधुनिक राष्ट्रों के निर्णायक विश्लेषण के रूप में किसने दिया? एंथोनी गिडेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड कर लेना वहां पर पीडीएफ में, हमने वहां पर इसको ऐड नहीं किया है, लेकिन ये एंथोनी गिडेंस का ही क्वेश्चन है। गिडेंस संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग करते हैं? नियम और साधन का वो प्रयोग करते हैं, यानी संरचना की द्वैतता का प्रयोग करते हैं, यानी डुअल हर्मेनेटिक्स का प्रयोग करते हैं। रूल्स एंड रिसोर्स की बात वो करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने विश्लेषण में संरचना और अभिकरण, जिसमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई है, कि परस्पर संबंधों के विवरण को किसी को नहीं, देखो अभी वही संरचना और अभी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, देखो किसी को भी महत्व नहीं माना गया, 12 नंबर का क्वेश्चन, और 16 पे वही रिपीट हो रहा है कि निम्न में से किसने अपने सिद्धांत में संरचना अभिकरण, जिसमें प्रमुखता किसी को नहीं दी गई कि परस्पर संबंधों को विवरण को आगे बढ़ाया है? भाई एंथोनी गिडेंस ने बढ़ाया है। गिडेंस के अनुसार संरचना किससे संदर्भित है? रूल्स एंड रिसोर्स से। गिडेंस का संरचनाकरण सिद्धांत जो आधुनिकता को गतिवाद प्रदान करता है कि महत्वपूर्ण पहलू है समय और दूरी, टाइम एंड स्पेस की बात वो करते हैं। मैं आपको पढ़ा के आया, संरचनाकरण के सिद्धांत में गिडेंस निम्न में से किस पर केंद्रित है? तो वो डुअलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ डुअलिटी पे बात करते हैं, डुअलिज्म की बात नहीं करते हैं, डुअलिटी की बात करते हैं। इसका कथन है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। दोस्तों कई बार बताया है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है वैश्वीकरण, और मल्टी डायमेंशनल की बात कौन करता है? हमारे थिंकर्स एंथोनी गिडेंस। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है। अत्यधिक बहुलवादी, मल्टी डायमेंशनल की बात कौन कर रहा है? एंथोनी गिडेंस। दुर्खिमियन सोशियोलॉजी, एंथोनी गिडेंस। अभी तो एक प्रश्न हुए, अभी बहुत प्रश्न बाकी है, अभी लगभग 20 प्रश्न और हैं एंथोनी गिडेंस पे, अब आप उनको समझो। अब इसमें देखेंगे हम कि मिशेल जो है वो अल्पतंत्र का कानून की बात करते हैं, अल्पतंत्र का बड़ा कानून की बात करते हैं। एंथोनी गिडेंस एजेंसी की बात करते हैं, एजेंसी शब्द आ गया। मिशेल फूको बात करते हैं शक्ति की, शक्ति, व्यक्ति और ज्ञान की बात करते हैं, और बचा जो हमारा वो ये हो जाएगा, तो आप मिला लेना एक का तीसरा ये सब। ठीक है, मैंने बता दिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय और स्थान का सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया? समय स्थान दूरीकरण, एंथोनी गिडेंस में असन्निहितता का मैं बता चुका हूं। असन्निहितता का मतलब होता है ये आधुनिक समाज की एक विशेषता होता है। यहाँ व्यक्ति सामूहिक जीवन से निकलकर व्यक्तिगत जीवन में, और वो व्यक्तिगतता को ही सर्वोत्तम मान लेता है, क्योंकि यह आधुनिक समाज की एक विशेषता है। तो असन्निहितता की बात एंथोनी गिडेंस करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इमाल दुर्खिम भाई कौन थे? प्रकारवादी थे। क्लिफोर्ड कौन थे? व्याख्यावादी थे। लेवी स्ट्रास कौन थे? संरचनावादी थे। मिशेल फूको कौन थे? उत्तर आधुनिकतावादी थे। आसान क्वेश्चन है। गिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? असंगति के वजह से। असंगति के वजह से क्या होता है? वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है। गिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत में या संरचनाकरण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सामाजिक संबंध संरचित होते हैं, ये तथा सामाजिक संबंध संरचित तथा समय व स्थान परिप्रेक्ष्य में। संरचित संबंध द्वियामी संरचना के परिणाम है। संरचना व्यक्ति से बनी होती है, तो इसमें आपका बी हो जाएगा, जो आपके समय और स्थान परिप्रेक्ष्य में, ये वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, गिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा
उत्पन्न होता है असंगति। ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है बार बार? निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि संरचनाएं सामाजिककर्ता से बाह्य वस्तु नहीं होती, प्रत्युत कर्ताओं द्वारा उनके व्यवहार से उत्पादित एवं ये सब नियम और साधनों की बात आ गई है, रूल्स एंड रिसोर्स की बात, तो आप वैसे ही पहचान लेंगे। संरचनाकरण की अवधारणा किसकी है? एंथनी गिडेंस की। स्ट्रक्चरेशन अब तो रट गया होगा। क्रांति युक्त समाज, हिंदी मीडियम वाले समझ लें कि क्रांति युक्त समाज को ये का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव समाज क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव समाज को क्रांति युक्त समाज कहते हैं, और यानी समाज का एक सम्मत चेहरा, एक सा चेहरा ही रिफ्लेक्सिविटी कहलाती है। और रिफ्लेक्सिविटी की बात एंथनी गिडेंस करते हैं। गिडेंस का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है, जबकि निम्न में से किसका एक निर्माण वो नहीं करते, तो वो अभ्यास की बात नहीं करते। व्यक्ति संरचना चेतना की तो बात करते हैं, लेकिन अभ्यास की बात वो नहीं करते। संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? संरचना का निर्माण नियम और साधनों, बिल्कुल सत्य है। समय और स्थान में संरचना स्वयं नहीं होती, ठीक है। संरचना मानव एजेंट की गतिविधि में होती है। सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रघटना में संरचना बनने की कोई क्षमता नहीं, ये वाला इसमें नहीं होगा। बाकी तीन आपके सही है संरचनाकरण के सिद्धांत। किसने काल और समय के संदर्भ में सामाजिक संरचना यानी स्ट्रक्चरेशन की बात की? अब तो भाई ये रट गया होगा आपको, मुझे भी रट गया है, यानी डी। स्ट्रक्चरेशन से कई बार। रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी, खत्म बात, अब बताने की जरूरत नहीं है। एंथनी गिडेंस का फिर क्वेश्चन आ गया भाई, संरचना की द्वैतता, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, एंथनी गिडेंस। अल्फ्रेड सुट्स बात करते हैं आपके प्रारूपीकरण की। जैक्स देरिडा ने बात की है आपके जैक्स देरिडा ने बात की है पराक उन्मुखता की, और जबकि आपकी फूको ने बात की है प्रवचन की। तो इसको थोड़ा सा हटा दो, ठीक है। अब आप इसको फिर से सुनो। एंथनी गिडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डुअलिटी की बात करते हैं। अल्फ्रेड स्विट्स करते हैं टाइफिकेशन यानी प्रारूपीकरण की बात करते हैं। जैक्स देरिडा यानी आपके पराग उन्मुखता की बात करते हैं, और मिशेल फूको डिस्कोर्स की बात करते हैं, प्रवचन की बात करते हैं, डिस्कोर्स। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, आप मिशेल फूको वाला सारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इसी तरह से सारे प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। कई किताबों से उठा के एक जगह मैंने उनको कलेक्ट करके सारे प्रश्न अभी तक जितने आए हैं, एंथनी गिडेंस, मिशेल फूको, जैक्स देरिडा, मैनुअल कैसल, सब पर मैं इसी तरीके से वीडियो तैयार करने वाला हूँ, ठीक। समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना व्यक्ति अभिकरण एजेंसी की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्माण। अरे भाई, एजेंसी, परिणाम, संरचना, भाई कौन बात करेगा? ये उत्तर संरचनाकरण में नियम और साधनों की बात होती है। तो संरचनाकरण से संबंधित काल समय और काल से परे वही प्रश्न आ गया, यानी अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला मैचिंग के लिए यूजीसी नेट में बहुत प्रश्न पूछे जाते। ज्ञान और सत्ता की बात करते हैं मिशेल फूको, कल ही पढ़ाया था। मिशेल फूको का एक त्रिभुज होता है, वो कहते हैं अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो उस व्यक्ति के पास शासन यानी शक्ति अपने आप आ जाती है। वो कहते हैं आधुनिक समाज में ज्ञान ही व्यक्ति को शासन करने की क्षमता देता है, और इस ज्ञान को वो हर समय काल परिस्थिति में क्या है, स्थापित करना चाहते हैं, त्रिकोण को विस्थापित। संकेत और सांकेतिकता की बात जैक्स देरिडा करते हैं। नियम और साधन बताने की आवश्यकता नहीं है, एंथनी गिडेंस। क्रिया व्यवस्था जेफरी अलेक्जेंडर न्यू फंक्शनलिज्म सिद्धांत वेत्ता है। गिडेंस ने समकालीन संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया है? निर्दिष्ट अनिश्चितताएं। एंथनी गिडेंस ने समकालीन समाज के लिए किस शब्द का, ये थोड़ा सा आप इसको नोट्स में कर लेना, कहीं लिख लेना। समकालीन संकट के लिए वो विनिर्दिष्ट अनिश्चितताओं की बात करते हैं। गिडेंस का संरचनाकरण का सिद्धांत जो आधुनिकता को गति प्रदान करता है, उसका महत्वपूर्ण है समय स्थान दूरीकरण। हमने असन्निहितता का कारण अभी आपको बताया है। गिडेंस ने संरचनाकरण किससे संबंधित है? संरचना उनकी नियम और साधनों से संबंधित है। आगे एंथनी गिडेंस का फिर क्वेश्चन आ गया मैचिंग के लिए, तो हम इसमें देखते हैं 9 प्रकारवाद जब भी आ जाए तो आपको जेफरी अलेक्जेंडर लगाना है। डिस्कोर्स कम्युनिकेशन जब भी आ जाए आपका तो आपको हैबरमास लगाना है।
आपका संरचना की द्वैतता आ जाए यानी स्ट्रक्चर डुअलिटी आ जाए, तो आपको हाइपर जो अति निर्धारणवाद है, हाइपर जिसको क्या कहते हैं ओवर डिटर्मिनिज्म की बात आ जाए, तो आपके अल्थ्यूजर उसमें आ जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है, आपको लगाना है कि 9 प्रकारवादी कौन है, जेफरी अलेक्जेंडर। आप विकृत संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की बात कर कम्युनिकेशन की बात कौन करते हैं, हैबरमास। संरचना की द्वैतता की बात कौन करता है, एंथनी गिडेंस। अति निर्धारणवाद अल्थ्यूजर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण, भाई कितना पूछा जाएगा, जितना पूछा जाएगा उतनी बार बताया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फिर वही प्रश्न, अब आप इसको कर चलिए फिर बता। संरचनात्मक मार्क्सवादी, संरचनात्मक जब भी मार्क्सवाद की बात आ जाएगी तो हम अल्थ्यूजर इसमें लगा देंगे। क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो है वो हमारे हैं हैबरमास, और न्यू फंक्शनलिज्म जो है वो है हमारे जेफरी अलेक्जेंडर, और स्ट्रक्चरेशन की जो बात करते हैं वो करते हैं एंथनी गिडेंस। देखो गौर से देखते रहो स्क्रीन, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कब प्रश्न निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए गौर से स्क्रीन को देखते रहो, ऐसे समझो जैसे कोई मूवी चल रही है, ठीक है। एंथनी गिडेंस के संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा को प्रयोग किया है, यानी संरचना की द्वैतता को इन्होंने प्रयोग किया है, यानी द्वैत विश्लेषण दोहरी भूमिका संरचना द्वैत का, या संरचनात्मक द्वैतवाद का, नहीं स्ट्रक्चरल डुअलिटी की बात इन्होंने की है। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि संरचनाएं सामाजिक कर्ता से वह वस्तु होती हैं प्रयुक्त कर्ताओं द्वारा उनके व्यवहार में उत्पादित और अरे नियम साधन है एंथनी गिडेंस का, एक ही चीज को क्यों बार बार। निम्नलिखित में से यह किसका बयान है कि संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण युग का लक्षण है, लिख लेना आईएमपी है ये क्वेश्चन, कभी भी प्रकट हो सकता है। यह दलील किसने दी है कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझना चाहिए, यह एक प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक बहुलतावाद में वृद्धि होती है। एंथनी गिडेंस का है ये क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण को आप पश्चिमीकरण को मत समझ लीजिए, यह तो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें सारी संस्कृतियां क्या करती हैं, आपस में मिल जाती हैं। किसने वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के गहनीकरण के रूप में वर्णित किया, जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों को इस प्रकार, अरे भाई ऊपर पढ़ के आए हैं कि मिल जाते हैं, स्थान समय विशेष कोई महत्व नहीं रखता, एंथनी गिडेंस। स्ट्रक्चरेशन का थ्योरी किसी को महत्व नहीं देते हैं। रिफ्लेक्सिव समाज एक प्रश्न में करा के आया हूं, इसका आंसर सी है, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये भी मैं करा के आया हूं, प्रभुत्व वाला आपको पता होगा, ठीक है। संरचनाकरण ये भी करा के आया हूं, इसका बी आंसर है, ठीक है, इसलिए इसमें टाइम लग जाएगा बार बार एक ही क्वेश्चन पढ़ने से, ये पहली बार आ रहा है, इसको अपन करते हैं। कामुकता सेक्सुअलिटी की बात कौन करता है, आपके मिशेल फूको करते हैं। जोखिम समाज की बात कौन करता है, आपके उलरिच बेक करते हैं। संचरण कार्य की बात कौन करते हैं, आपके हैबरमास करते हैं। और आपके अति यथार्थता यानी हाइपर रियलिटी की बात कौन करते हैं, वर्डिलार्ड करते हैं, तो आप इसको मिला लेना। गिडेंस का सुक्रल सिद्धांत है डबल हर्मेनेटिक्स, दोहरी व्याख्या, दोहरा व्याख्या, बस। अब ये जो क्षेत्रीयता का है, क्षेत्रीयता की संकल्पना किसने दी है, तो क्षेत्रीयता की जो संकल्पना का विचार है ये एंथनी गिडेंस है, और एंथनी गिडेंस इसमें कहते हैं कि क्षेत्रीयता का संबंध का जन्म स्थान समय के नहीं स्थान के पार होता है। तो आपको यही क्वेश्चन अब इसमें बार बार आएगा, तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रीयता की संकल्पना के बारे में संबंधों का जन्म समय के ही नहीं स्थान के पार भी होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि स्ट्रक्चरेशन के, अरे भाई एजेंसी और संरचना, चलो एंथनी गिडेंस, चलो जागरनॉट एंथनी गिडेंस, चलो अगला प्रश्न है, ये 2023 का प्रश्न है, आप इसको देखो। जागरनॉट अगर आपको मिल गया तो आप कहां चले जाएंगे, एंथनी गिडेंस पर चले जाएंगे। लाइफ वर्ड मिल गया तो आप कहां चले जाएंगे, अल्फ्रेड शुट्ज पर चले जाएंगे। आइडियल स्पीच सिचुएशन मिल गया तो आप हैबरमास, अभी हैबरमास को पढ़ाऊंगा मैं, आइडियल स्पीच कम्युनिटी क्या है, इन्होंने सिचुएशन दे दिया है। वन डायमेंशनल मेल आ गया तो आपका हर्बर्ट मार्क्यूज पर आप आ जाएंगे।
आधुनिकता की परिभाषा में, ये भी जून 2023 का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, मैं 2023 तक सारे प्रश्न आपके लिए ढूंढ के लाया, बहुत मेहनत लगती है ये प्रश्न एक जगह कलेक्ट कर। आधुनिकता की परिभाषा देने के क्रम में एंथोनी गिडेंस निम्नलिखित में से किस मूल संस्था पर विचार नहीं करते हैं? तो आधुनिकीकरण की अपनी परिभाषा में एंथोनी गिडेंस ने कौन कौन सी संस्थाएं बताई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं कई बार इनको बता चुका हूं, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। फिर ये भी 2023 का क्वेश्चन है। जीएच मीड बात करते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म की, इरविन गॉफमैन बात करते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन की, मिशेल फूको बात करते हैं शासनीयता गवर्नमेंटिलिटी की, एंथोनी गिडेंस बात करते हैं स्ट्रक्चरेशन। हो गया। क्षेत्रीयता वाला फिर आ गया, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्षेत्रीयता वाला अब लगातार क्वेश्चन आएगा, ये उससे ज्यादा बार पेस्ट हो गया था, तो इसमें कोई बात नहीं। तो एंथोनी गिडेंस पर हमने पूरा देख लिया है, एंथोनी गिडेंस की अवधारणाएं देख ली, एंथोनी गिडेंस से आए हुए पिछले साल के सारे पेपर देख ली, PYQs देख लिए, लगभग हमने 60 प्रश्न देखे होंगे, 50 से 60 प्रश्न देखे होंगे, और एंथोनी गिडेंस की पूरी बुक देख ली, एंथोनी गिडेंस के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, और उनके पिछले साल के प्रश्न। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क करें 7905663628। हमारा बैच UGC नेट, UP PGT एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम बैच पढ़ाते हैं गूगल मीट पर। आप हमसे जुड़ सकते हो, तो आप डायरेक्ट भी हमसे जुड़कर पढ़ सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर अब हम समय समय पर वीडियो लेके आते हैं, आप उनसे भी अपने एग्जाम में बहुत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगले न्यू थिंकर्स के साथ आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।